अब बात करते हैं एक्यूरल बेसिस की कि एक्यूरल बेसिस से आखिर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, हम जो है अपने रिवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तो अब रिवेन्यू का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं आपको रिवेन्यू और एक्सपेंस का मतलब बताऊं तो यहाँ पर देखो, रिवेन्यू का मतलब होता है कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। तो आप जो गुड्स सेल करते हो या फिर जो सर्विस रेंडर करते हो, उससे आपको जो कैश रिसीव्ड हो जाए वो आपका रिवेन्यू होता है, या फिर जो कैश रिसीवेबल भी होता है वो भी आपका रिवेन्यू होता है। तो कैश रिसीव्ड हो चाहे कैश रिसीवेबल हो, दोनों के दोनों आपका रिवेन्यू होता है, सिंपल सी बात है। तो गुड सेल करके या सर्विस रेंडर करके जो पैसा आपके पास आ गया या फिर जो पैसा आपके पास आने वाला है, यानी आपके पास कैश रिसीव करने का राइट आ गया, वो कैश हमारा रिवेन्यू कहलाता है। तो समझ में आ गया। अब अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो देखो, एक्सपेंस की जहां बात आती है वहां पर हम जो है एक्सपेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर हम जिस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं वो है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है। हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो डिटेल में तो आपको वहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपका ऐसा खर्चा जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हो, यानी ये एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता रहेगा। इसको बोल सकते हैं हम एक हैवी एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो वो आपकी कई सालों तक चलती है, हो सकता है 5 साल तक चले, हो सकता है 10 साल तक चले। तो ये प्लांट एंड मशीनरी आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट दे रही है। तो इसका मतलब है कि ये प्लांट एंड मशीनरी की परचेज का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग भी अगर हम परचेज करते हैं तो उसको भी हम 10 साल 20 साल 25 साल तक इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्डिंग की परचेज कॉस्ट भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती है, क्योंकि ये भी हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट दे रही है। उसी तरीके से कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर परचेज करें तो वो भी हमें 2 4 5 साल का बेनिफिट देता है, 2 4 5 साल तक हम उसे यूज करेंगे, तो कंप्यूटर भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बताऊं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट दे दे। अब अगर वही मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो आपको सिर्फ शॉर्ट पीरियड का बेनिफिट देता है, यानी विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट देता है। जैसे कि आपका रेंट, एक बार आपने रेंट पे कर दिया, उसके बाद आपको अगले महीने दोबारा रेंट पे करना पड़ेगा, यानी ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आप एक बार रेंट पे करोगे, दोबारा अगले महीने दोबारा करोगे, तीसरे महीने दोबारा करोगे। तो रेंट एक ऐसा खर्चा है जो हर महीने होगा, बार बार होगा। उसी तरीके से होती है हमारी सैलरी एंड वेजेस। आप अपने एम्प्लॉय को एक महीने की सैलरी दे रहे हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ में दोबारा सैलरी देनी पड़ेगी, फिर दोबारा नेक्स्ट मंथ में दोबारा सैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बेनिफिट होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर मैं टेलीफोन बिल की बात करूं तो हम हर महीने टेलीफोन का बिल भरते हैं या हर 2 महीने 3 महीने का एक साथ भरते हैं, उसके बाद हमें दोबारा भरना पड़ता है। तो शॉर्ट पीरियड का बेनिफिट है, उसके बाद वो बेनिफिट एक्सपायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेम है, ये भी शॉर्ट पीरियड का बेनिफिट देता है हमें। उसी तरीके से होता है यहाँ पर हमारा डेप्रीशिएशन। अब ये डेप्रीशिएशन क्या होता है, तो डेप्रीशिएशन का लेना देना आपका सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर से है। लेट सपोज आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 10 लाख की, तो प्लांट एंड मशीनरी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये 10 लाख रुपए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्लांट एंड मशीनरी आपकी 10 साल तक इस्तेमाल हो सकती है, यानी ये आपको 10 साल का बेनिफिट देगी। तो 10 लाख की मशीन 10 साल का बेनिफिट दे रही है, इसका मतलब है कि हर साल ये हमें कितने का बेनिफिट देगी, 1 लाख का। तो यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग हमें बोलती है कि आप जो है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्चा नहीं मानोगे, ये एक्सपेंडिचर आपकी एसेट बनता है। आप प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके लाए 10 लाख की, तो 10 लाख का आपका ये खर्चा नहीं है बल्कि आपकी एसेट है। आपको क्या करना है, इस 10 लाख की एसेट को हर साल थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करना है। इसका मतलब आप ध्यान से सुनो, आपने 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी, आपकी जेब से 10 लाख रुपए तो गए ना, तो मैं कैसे कह दूं ये खर्चा नहीं है, खर्चा तो ये है, लेकिन अकाउंटिंग कह रहा है कि हम इसे खर्चा मानेंगे नहीं। आपका जो 10 लाख का खर्चा है वो आपको 10 साल का बेनिफिट दे रहा है, तो क्यों ना आप इस खर्चे को 10 साल में डिवाइड कर दो। हर साल आप बोलो कि मुझे 1 1 लाख के प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा हो रहा है, और टोटल 10 साल में आपके 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक साल में 1 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हम जो है हर साल 1 लाख के प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा कर रहे हैं, 10 साल में 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड कर देंगे।
तो 1 लाख का खर्चा जो हम हर साल रिकॉर्ड करेंगे उसको बोल देते हैं हम डेप्रिसिएशन। और 10 साल तक इस प्लांट एंड मशीनरी के 10 लाख के खर्चे को हम हर साल 1-1 लाख के डेप्रिसिएशन के तौर पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 लाख रुपए एक साथ नहीं जाएगा, बल्कि हर साल 1-1 लाख रुपए जाएगा। 10 साल के अंदर पूरा 10 लाख रुपए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? तो जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, जबकि जो परचेज ऑफ एसेट होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। ये जो हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस बात कर रहा है हमसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपका विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक्सपायर हो जाता है। अब देखो एक्सपेंस को लेकर क्या बोला जाता है। एक्सपेंस का मतलब है वो कॉस्ट जो आपने इंकर करी है फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आपने इंकर करी है वो सारी कॉस्ट आपकी एक्सपेंस कहलाती है। यानी जिस खर्चे की मदद से आप रिवेन्यू जनरेट करते हो वो खर्चा आपका एक्सपेंस कहलाता है। तो वापस चलते हैं अपने एक्यूरल बेसिस के ऊपर। तो एक्यूरल बेसिस क्या बोल रहा था कि आपको अपने रिवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को लेस करना है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो चले फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले 23-24 का प्रॉफिट निकालेंगे। तो रिवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करना है, तो पहले रिवेन्यू को निकालेंगे। रिवेन्यू का मतलब गुड्स की सेल। तो 23-24 की अगर मैं बात करूं तो 23-24 में हमने 2 सेल करी थी। एक हमने क्रेडिट सेल करी थी, एक हमने कैश सेल करी थी। तो कैश सेल का मतलब हो गया कैश रिसीव्ड, और क्रेडिट सेल का मतलब हो गया कैश रिसीवेबल। तो कैश रिसीव्ड हो चाहे रिसीवेबल हो, दोनों के दोनों हमारे रिवेन्यू के अंदर आता है। तो ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड होंगी। क्रेडिट सेल थी 10 लाख की और कैश सेल थी 8 लाख की, तो इन दोनों को ही हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगर मैं एक्यूरल बेसिस को देखूं तो यहाँ पर क्रेडिट सेल हमने 10 लाख की रिकॉर्ड कर दी टाइप 1 गुड्स की, और कैश सेल हमने रिकॉर्ड कर दी 8 लाख की टाइप 2 गुड्स की। अब अगर मैं और बात करूं और क्या क्या रिवेन्यू मिला था हमें 23-24 के अंदर, तो देखो रिवेन्यू का मतलब सिर्फ सेल ही नहीं होता, रिवेन्यू के अंदर कुछ और चीजें भी आती हैं। रिवेन्यू का अगर मैं ब्रॉड मीनिंग बताऊं तो रिवेन्यू का मतलब होता है कि हर वो कैश जो आपके बिजनेस के अंदर रिसीव या फिर रिसीवेबल है। तो देखो हमारे पास दो तरीके के रिवेन्यू होते हैं, एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग बिजनेस, एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग बिजनेस का मतलब होता है कि आपका रिवेन्यू जो है मेन बिजनेस से आ रहा है। आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हो, तो ये आपका मेन बिजनेस है जिससे आपको रिवेन्यू मिल रहा है। और एक होता है हमारा रिवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस, यानी आपको रिवेन्यू तो मिल रहा है लेकिन आपके मेन बिजनेस से नहीं मिल रहा, अदर देन मेन बिजनेस आप कोई साइड बिजनेस कर रहे हो, उससे आपको रिवेन्यू रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही तरीके के रिवेन्यू आएंगे, चाहे वो फिर मेन बिजनेस से रिसीव हो चाहे वो फिर साइड बिजनेस से रिसीव हो। अब देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में भी मैं पहले बात कर चुका हूँ। हमने अपनी बेसिक टर्म्स वाले चैप्टर के अंदर इसके बारे में भी डिस्कशन किया था, तो आप जाके वहां से डिटेल में समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं टोटल रिवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो गुड सेल करके यहाँ पर हमारे पास दो रिवेन्यू आ गए, एक 10 लाख का क्रेडिट सेल और दूसरा 8 लाख का कैश सेल। अब अगर मैं कुछ और रिवेन्यू की बात करूँ जो अदर तरीके से हुआ है 23-24 के अंदर, और क्या क्या रिवेन्यू रिसीव हुआ है हमें, तो यहाँ पर हमें एक इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है। हो सकता है हमने किसी के कुछ शेयर्स खरीद लियो, वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया। हो सकता है हमने बैंक में एफडी करवा लियो, वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो इंटरेस्ट रिसीव हमारा साइड बिजनेस हो सकता है। तो किसी भी तरीके से रिसीव हुआ हो उससे हमें मतलब नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव की अगर मैं बात करूँ तो 23-24 के अंदर हमें 1.5 लाख की इंटरेस्ट की इनकम अर्न करी, लेकिन उसमें से हमें रिसीव हुई है सिर्फ 1 लाख, यानी हमें कैश रिसीव हुआ है 1 लाख। अब देखो हमें कैश रिसीव को देखना है, बिल्कुल नहीं देखना। यहाँ पर हमें सिर्फ इंटरेस्ट इनकम अर्न को देखना है कि आखिर 23-24 में हमने कितनी इंटरेस्ट की इनकम अर्न करी है। यहाँ पर देखो मैंने साफ साफ बोला था इंटरेस्ट इनकम हमारा रिवेन्यू है, जैसे ही रिवेन्यू हमारा रिसीवेबल हो जाएगा वैसे ही हम उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 1.5 लाख की इंटरेस्ट इनकम है ये हमारा रिवेन्यू है, जो कि रिसीवेबल हो चुका था 23-24 के अंदर, लेकिन 23-24 में सिर्फ 1 लाख रुपए रिसीव हुआ था। तो हमें एक्यूरल बेसिस के अंदर रिसीवेबल को देखना है, ना कि रिसीव को देखना है। तो यहाँ पर हम अपने रिवेन्यू के अंदर 23-24 की इंटरेस्ट की इनकम को भी लिख देंगे कि हमारी 1.5 लाख की इंटरेस्ट की इनकम रिसीवेबल थी, तो ये भी हमारा रिवेन्यू बन गया। तो अगर मैं टोटल रिवेन्यू की बात करूं तो 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया 19,50,000, ये हमारा टोटल रिवेन्यू हो गया 23-24 का। अब अगर मैं बात करूं एक्सपेंस की, तो कितना एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। एक्सपेंस का मतलब वो खर्चा जो आप कर रहे हो फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा आप करते हो वो आपका एक्सपेंस कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला रिवेन्यू तो हमारा सेल। सेल करने के लिए हमने क्या एक्सपेंस करा होगा, सेल करने के लिए हमने गुड्स को पहले खरीदा होगा तभी तो उनको बेचा। तो जब हमने गुड्स परचेज करे होंगे तो हमारा कुछ खर्चा भी लगा होगा, कुछ एक्सपेंस तो लगा होगा। तो यहाँ पर 23-24 में बताया हुआ है कि हमने टाइप 1 गुड्स को खरीदा था 6 लाख में, ये हमारी कैश परचेज थी। तो कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, सिंपल सी बात है एक्रूअल बेसिस के अंदर तो दोनों ही तरीके की परचेज रिकॉर्ड होती है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस तो सिंपल सी बात कह रहा है कि आपको रिसीवेबल और पेबल देखना है। तो अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो 23-24 के अंदर हमने इस क्रेडिट सेल के लिए, इस 10 लाख की क्रेडिट सेल के लिए 6 लाख का पहले खर्चा करा था, 6 लाख के गुड्स को पहले परचेज करा था। तो 6 लाख हमारे गुड्स की कॉस्ट है जो हमने परचेज करी थी, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये टाइप 1 की बात हो गई। अब अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो ये कैश सेल भी हमारा रिवेन्यू है। कितने का कैश सेल थी 8 लाख की,
तो इस 8 लाख की कैश सेल के लिए हमने कितना खर्चा करा था, कितना एक्सपेंस करा था। तो ये टाइप 2 के गुड्स हमने परचेज करे थे, जो कि हमारी क्रेडिट परचेज थी। कितने गुड्स परचेज करे थे, 7 लाख के गुड्स परचेज करे गए थे। अब देखो इस 7 लाख के अंदर हमारा 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो गुड्स जो आपके साल के एंड में बच जाएं, जिनको आप साल के एंड में सेल ना कर पाओ, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका अगले साल सेल होगा। तो 7 लाख के आपने टाइप 2 के गुड्स परचेज करे थे, जिसमें से 2 लाख के गुड्स आपके साल के एंड में बच गए, यानी आपके पास ही पड़े हैं, कहीं गए नहीं है, आपके पास पड़े हुए हैं। तो 2 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम 7 लाख में से 2 लाख के गुड्स हटाएं तो हमारे पास बच गए 5 लाख के गुड्स। तो हमने 5 लाख के गुड्स सेल करे होंगे, 5 लाख के गुड्स हमारे 8 लाख में सेल करे गए थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 8 लाख की सेल के लिए आपने कितना एक्सपेंस करा था, तो आपका क्या जवाब होगा कि हमने इस 8 लाख के रिवेन्यू के लिए, इस 8 लाख की सेल के लिए 7 लाख का खर्चा करा था कि 5 लाख का खर्चा करा था। तो आपका जवाब होगा कि हमने 5 लाख का खर्चा करा था। तो हमने 5 लाख के गुड्स बेचे थे, जिससे हमने 8 लाख का रिवेन्यू जनरेट करा था। तो यहाँ पर जब हम अपना एक्सपेंस लिखेंगे तो हम टाइप 2 के गुड्स के अंदर सिर्फ 5 लाख के एक्सपेंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो समझ में आ रही है बात। तो अब इस 2 लाख के क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा, तो इसके बारे में भी अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, हमें बोला गया था एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस जैसे ही पेबल हो जाए वैसे ही आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे। तो चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, दोनों ही आपका एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पेबल के अंदर आ जाते हैं। बस फर्क इतना है कि कैश परचेज को हमने इमीडिएटली पेड कर दिया, वहीं क्रेडिट परचेज अभी भी पेबल बना हुआ है। तो ये कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को ही हम रिकॉर्ड कर देंगे। 6 लाख प्लस 5 लाख कितना होगा, 11 लाख। तो 11 लाख का हमारा एक्सपेंस आ जाएगा। यहाँ पर टाइप 1 गुड्स की कॉस्ट थी 6 लाख और टाइप 2 गुड्स की कॉस्ट थी 5 लाख। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। और क्या क्या एक्सपेंस करा था, तो यहाँ पर देखो 23-24 के अंदर हमारा एक्सपेंस था 4 लाख का, जिसमें से हमने सिर्फ 2,80,000 रुपए पे करा था। तो क्या हमें एक्सपेंस पेड देखना है या फिर हमें एक्सपेंस पेबल देखना है, तो अभी मैंने आपको समझाया हमें एक्सपेंस पेबल देखना है। पेबल था हमारा 4 लाख, जिसमें से हमने 2,80,000 पेड करा था, 1,20,000 अभी भी पे करना बाकी है। तो जितना पे करना बाकी है उसका भी साइड करो। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कितना पेबल है। 23-24 के अंदर आपका 4 लाख का एक्सपेंस पेबल था, तो जितना भी आपका पेबल था वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 लाख के एक्सपेंस को आप पेबल के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, ये आपका एक्सपेंस पेबल हो गया। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि 23-24 के अंदर आपका कितना एक्सपेंस हो गया, तो 6 + 5 + 4 कितना हो गया, 15 लाख। 15 लाख का आपका एक्सपेंस हो गया 23-24 के अंदर। अब ध्यान से देखो, इस 19,50,000 के अंदर कुछ हमारा कैश रिसीव भी है और कुछ हमारा कैश रिसीवेबल भी है। तो हम बोल सकते हैं रिवेन्यू के अंदर कैश रिसीव भी आता है और कैश रिसीवेबल भी आता है। और उसी तरीके से इस 15 लाख के एक्सपेंस के अंदर कुछ एक्सपेंस पेबल है और कुछ एक्सपेंस पेड है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंस के अंदर हमारा एक्सपेंस पेबल भी आता है और एक्सपेंस पेड भी आता है। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर अगर हम अपने रिवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को लेस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। 19,50,000 में से हमने 15 लाख को लेस करा, प्रॉफिट आ गया 4,50,000 का। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया एज पर एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस के अकॉर्डिंग हमारा 23-24 का प्रॉफिट आ गया। तो अब अगर मैं बात करूं 24-25 की, तो 24-25 के प्रॉफिट को अब हम निकालते हैं। तो हमें वही करना है, रिवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को लेस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं, तो रिवेन्यू क्या क्या है, जितनी भी हमारी सेल थी 24-25 की, वो सारा हमारा रिवेन्यू बन जाएगा। जो रिवेन्यू जिस साल का है वो रिवेन्यू उसी साल में रिकॉर्ड होगा। एक्यूरल बेसिस हमें बोल रहा है। तो यहाँ पर 24-25 की अगर मैं बात करूं, तो 12 जुलाई को हमने क्रेडिट सेल करी थी, 6 लाख की हमारी क्रेडिट सेल थी। तो ये हमारा रिसीवेबल है। और साथ के साथ 15 नवंबर को हमने कैश सेल करी थी 12 लाख की, ये हमारा रिसीव्ड है। तो रिसीवेबल हो चाहे रिसीव्ड हो, दोनों की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि दोनों ही हमारा रेवेन्यू के अंदर आता है। तो चलते हैं 6 लाख प्लस 12 लाख, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो 24-25 के अंदर 6 लाख की क्रेडिट सेल रिवेन्यू बनेगी और 12 लाख की कैश सेल भी रिवेन्यू बनेगा। तो समझ में आ गई बात, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं इंटरेस्ट रिसीव की बात करूं, तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 24-25 के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है, यानी हमारा रिवेन्यू है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, एक्यूरल बेसिस ने हमें बोला है कि जो रिवेन्यू आपका जिस साल का है, उस रिवेन्यू को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर देखो साफ साफ बोला है, रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों के बारे में बोला है कि दोनों के दोनों हमारे रिकॉर्ड होंगे उसी अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेट करते हो। यहाँ पर अगर 23-24 की मैं बात करूं, तो 23-24 में आपकी इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 1 लाख का। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करूं, यानी रिवेन्यू के रिसीवेबल की बात करूं, तो टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल था हमारा 23-24 के अंदर 1,50,000। तो 1,50,000 का इंटरेस्ट 23-24 का था। तो हमने अपने 23-24 के रिवेन्यू के अंदर पूरे 1,50,000 के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करा था। तो यहाँ पर अगर हम 24-25 की बात करें, तो 24-25 के अंदर हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात करूं, तो इस 50,000 के इंटरेस्ट को हम पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके हैं। 23-24 में हमने 1 लाख का इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करा था, बल्कि पूरे 1.5 लाख का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करा था। तो ये 50,000 भी इस 1.5 लाख के अंदर आ गया। तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट हम 23-24 में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो 24-25 में दोबारा इस 50,000 की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। 24-25 में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 24-25 के इंटरेस्ट को ही रिकॉर्ड करना है। दोबारा सुनो, एक्यूरल बेसिस क्या बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट जिस साल का है वो इंटरेस्ट उसी साल में रिकॉर्ड होगा। तो 23-24 का इंटरेस्ट 23-24 में रिकॉर्ड हुआ था, उसी तरीके से 24-25 के 1.5 लाख का इंटरेस्ट 24-25 में रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पर भले ही हमें
25-26 के 20,000 का इंटरेस्ट भी रिसीव हो गया, लेकिन ये 20,000 का इंटरेस्ट 25-26 का है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी 25-26 में जाके ही होगी, यानी नेक्स्ट ईयर के अंदर ही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 24-25 की बात करूँ तो 24-25 के अंदर हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल भी 1.5 लाख का था और रिसीव भी 1.5 लाख हो गया। अब देखो रिसीवेबल के बारे में हमें यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो हम यही मान के चलेंगे कि 1.5 लाख का इंटरेस्ट हमारा 24-25 का रिसीवेबल था और वही पूरा का पूरा हमें रिसीव भी हो गया। तो हमें लिखना है रिवेन्यू रिसीवेबल, तो ये 1.5 लाख का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा रिवेन्यू के अंदर, ये हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया 1.5 लाख। तो अगर मैं टोटल रिवेन्यू की बात करूं 6 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1.5 लाख 19,50,000, ये हमारा टोटल रिवेन्यू हो गया। अब अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो 24-25 के अंदर कितना एक्सपेंस था, तो सबसे पहले तो हम अपनी परचेजेस को देखेंगे, जो सेल हमने करी थी 24-25 में, यानी जो रिवेन्यू हमने जनरेट करा था 24-25 में, इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमारा खर्चा था वो हमारा एक्सपेंसेस बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 लाख की क्रेडिट सेल के लिए हमने कितना खर्चा करा था, तो यहाँ पर 24-25 में हमने टाइप 1 के गुड्स परचेज करे थे 4 लाख के हमने गुड्स परचेज करे थे, जो कि हमारी कैश परचेज थी, तो कैश हो चाहे क्रेडिट हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर टाइप 1 के हमने 4 लाख के गुड्स परचेज करे थे, जिसको हमने 6 लाख में बेच दिया, तो ये 6 लाख के रेवेन्यू के लिए हमने 4 लाख का एक्सपेंस भी करा था। वही अगर मैं बात करूं टाइप 2 की, तो कैश सेल करी थी हमने 12 लाख की, यानी ये 12 लाख का हमारा रेवेन्यू था, तो ये 12 लाख के रेवेन्यू के लिए हमने कितना खर्चा करा था, तो हमने टाइप 2 के परचेज करी थी जो कि क्रेडिट परचेज थी, कितने की परचेज थी 8 लाख की, तो 8 लाख की हमारी क्रेडिट परचेज थी, इसमें से 3 लाख का हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया, यानी 8 लाख के हमने गुड्स परचेज तो करे थे, लेकिन उसमें से 3 लाख के गुड्स साल के एंड में बच गए, तो 8 लाख में से 3 लाख के गुड्स तो नहीं बिके, तो कितने के गुड्स बिके, तो हम बोल सकते हैं हमने 5 लाख के गुड्स को बेचा। पहले यहाँ पर आप देखो हमारे एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो 4 लाख का एक्सपेंस टाइप 1 पे हो गया और 5 लाख का एक्सपेंस टाइप 2 के अंदर हो गया, तो इसको हम लिख देंगे जाके एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंसेस को देखें, टाइप 1 की जो परचेज कॉस्ट थी ये थी हमारी 4 लाख रुपए, उसके बाद टाइप 2 की हमारी परचेज कॉस्ट कितनी थी 5 लाख, लेकिन यहाँ पर लिखा है 7 लाख। अब ऐसा क्यों लिखा है, तो ध्यान से सुनना, ये देखो इस टाइमलाइन से समझते हैं, ये मैंने एक टाइमलाइन बना रखी है, इसको ध्यान से देखो। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 साल थे 23-24 और 24-25, और दोनों अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक क्रेडिट सेल थी और एक कैश सेल थी, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी क्रेडिट सेल और ये हो गई हमारी कैश सेल। तो क्रेडिट सेल 10 लाख की थी, कैश सेल 8 लाख की थी। क्रेडिट सेल के लिए जो गुड्स परचेज करे गए थे उसकी कॉस्ट थी 6 लाख, यहाँ पर 6 लाख कॉस्ट थी इसकी, और कैश सेल के लिए जो गुड्स परचेज करे गए थे उसकी कॉस्ट थी 5 लाख। हमने 7 लाख के गुड्स परचेज करे थे, लेकिन 2 लाख के गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गए थे, यानी 2 लाख के गुड्स अभी गोडाउन में पड़े हुए हैं। 23-24 के एंड होने तक 2 लाख के गुड्स नहीं बिके, तो जो गुड्स नहीं बिके उनको हमने क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया, और जितने बिक गए वो हमारे इस कैश सेल के लिए कॉस्ट बन जाएगी। 5 लाख के गुड्स हमने 8 लाख में सेल करे, तो समझ में आ गई बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमने एक क्रेडिट सेल करी थी, एक कैश सेल करी थी। क्रेडिट सेल थी 6 लाख की, जिसकी परचेज कॉस्ट थी 4 लाख, 4 लाख के गुड्स परचेज करे थे जो कि 6 लाख में बेचे थे। उसके बाद अगर कैश सेल की बात करूं तो यहाँ पर 12 लाख की सेल थी, जिसकी परचेज कॉस्ट थी 5 लाख। यहाँ पर बात हो रही है टाइप 2 गुड्स की, हमने 8 लाख के टाइप 2 गुड्स परचेज करे थे 24-25 के अंदर, जिसमें से 3 लाख के गुड्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े, यानी ये जो है नेक्स्ट ईयर में सेल होंगे। तो इस साल कितने गुड्स सेल हुए, तो 8 लाख के गुड्स परचेज करे थे, 3 लाख के अभी बचे हुए, तो कितने की सेल मानी जाएगी 5 लाख की। तो 5 लाख के गुड्स हमने सेल करे, तो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 लाख के गुड्स हमने 12 लाख में सेल कर दिए, ऐसा बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक चीज आप भूल रहे हो, हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ था। अगर मैं 23-24 की बात करूं तो हमारे पास 23-24 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था टाइप 2 गुड्स का, कितने का था 2 लाख का। मैंने आपको बोला था कि ये 2 लाख के गुड्स हमारे नेक्स्ट ईयर में सेल होंगे, तो जब नेक्स्ट ईयर आया 24-25, तो 24-25 में 2 लाख के गुड्स सेल करे जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को सेल करेंगे, उसके बाद जो इस साल नई फ्रेश परचेज है उसमें से गुड्स को सेल करा जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम जो है पहले पुराने माल को सेल करते हैं, उसके बाद ही नया सामान बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था उसको सबसे पहले बेचा गया, उसके बाद करंट ईयर में 5 लाख के गुड्स को और बेचा। दोबारा सुन लो, 24-25 के अंदर हमने 8 लाख की परचेज करी थी, टाइप 2 गुड्स की बात हो रही है, 8 लाख की परचेज करी थी, 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बच गया हमारे पास, तो 8 में से 3 लेस करोगे कितना हो गया 5 लाख। 5 लाख के गुड्स हमारे पास सेल करने के लिए पड़े हुए हैं। अब इस 5 लाख के साथ साथ हमारे पास कुछ और गुड्स भी पड़े हुए हैं, पिछले साल का जो 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था वो भी हम इस साल सेल करेंगे, तो टोटल 24-25 के अंदर हमने 7 लाख के गुड्स को सेल करा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने 7 लाख के गुड्स को 12 लाख में सेल करा। तो ये जो 12 लाख की कैश सेल आई है, ये जो 12 लाख का रेवेन्यू आया है, इस रेवेन्यू के लिए जो एक्सपेंस लगा है वो एक्सपेंस 5 लाख नहीं है बल्कि 7 लाख है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी कैश सेल हुई थी 12 लाख की, तो कैश सेल हमारी 12 लाख की थी जो हमने अपने रेवेन्यू के अंदर लिखा। अब इस कैश सेल के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लगी, कितना एक्सपेंस लगा, तो इस टाइप 2 के कैश सेल के लिए हमारी जो कॉस्ट लगी है वो है 5 लाख नहीं बल्कि 7 लाख। 7 लाख के गुड्स हमने 12 लाख में सेल करें।
अब अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस पेबल की, तो कितने एक्सपेंस और हमारे पेबल है, तो यहाँ पर हम देखें 24-25 की अगर मैं बात करूं तो 24-25 के अंदर हमारे टोटल 6 लाख के एक्सपेंस इंकर हुए थे। 24-25 के हमारे 6 लाख के एक्सपेंस है। यहाँ पर हम एक्रूअल बेसिस देख रहे हैं तो हमें सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस के ऊपर फोकस करना होता है। एक्सपेंस पेड हमने कितना करा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है। तो करंट ईयर में 6 लाख का एक्सपेंस था और 6 लाख का हमने पेड कर दिया। 6 लाख का पूरा पेड ना भी करा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो पेड को देखना ही नहीं है, हमें तो देखना है सिर्फ कि एक्सपेंस कितना ड्यू हुआ, इस साल में कितना एक्सपेंस पेबल हुआ। तो इस साल में जो एक्सपेंस पेबल था वो था हमारा 6 लाख। तो हम यहाँ पर अपने एक्सपेंस को लिखेंगे, एक्सपेंस पेबल है हमारा 6 लाख। तो कितना हो गया हमारा 4 लाख प्लस 7 लाख प्लस 6 लाख 17 लाख हो गया हमारा। तो 17 लाख का हमारा एक्सपेंस हो गया। तो हमारा रेवेन्यू था 19,50,000, 17 लाख का हमारा एक्सपेंस है, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 2.5 लाख। ये हमारा प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख का। तो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर 24-25 का प्रॉफिट भी आ गया। अकाउंटिंग ईयर 23-24 का प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया जो कि 4,50,000 था, और अकाउंटिंग ईयर 24-25 का प्रॉफिट भी आ गया। तो दोनों साल का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने एक्रूअल बेसिस से भी कैलकुलेट कर लिया और कैश बेसिस से भी कैलकुलेट कर लिया। तो देखो ये तो बात हो गई प्रॉफिट निकालने की। अब अगर मैं आपको एक्रूअल बेसिस के अंदर बैलेंस शीट बनाना सिखाऊं, इसी एग्जांपल की हम बैलेंस शीट बना के देखते हैं, एक रफली बेसिस पे बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि आखिर एक्रूअल बेसिस के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो अगर मैं इसकी बैलेंस शीट की बात करूं तो यहाँ पर ये 23-24 और 24-25 दोनों की बैलेंस शीट को देखेंगे। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर सिंपल सी बात होती है, या तो आप वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना लो या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने एक रफली बैलेंस शीट बना दी, बस ऐसी बना दी कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब यहाँ पर आप सिर्फ लायबिलिटी भी लिखोगे तो उसके अंदर भी कैपिटल तो आई जाएगी, तो लायबिलिटी एंड कैपिटल लिखो या फिर सिर्फ लायबिलिटी भी लिख लो, बात एक ही है। तो दो चीज हो गई, एक एसेट एक लायबिलिटी। अब देखो किसी भी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो उसमें एसेट कैसे लिखी जाती है और लायबिलिटी कैसे लिखी जाती है उसको मैं एक बार समझा देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी का मतलब होता है कि पूरे अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पर, जब 23-24 का एंड हो रहा है, 23-24 का एंड कब होगा 31 मार्च 24 को, तो 23-24 का जब एंड होगा 31 मार्च 24 की जो डेट आएगी, उस डेट पर हमारे पास कितने एसेट पड़े हुए हैं और कितनी लायबिलिटी और कैपिटल पड़ी हुई है, इसको डिनोट करती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि आपके साल के एंड में जो 31 मार्च की डेट है, उस डेट पर आपके पास कितने एसेट हैं और आपकी कितनी लायबिलिटी एंड कैपिटल है। तो समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको उसके लिए सारी ट्रांजेक्शन को एक बार दोबारा देखना होगा कि पूरे साल के अंदर आपकी क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई। तो चलते हैं फटाफट एक बार क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले 23-24 की बात करेंगे, तो सारा ध्यान आप 23-24 के ऊपर रखना, मैं आपको एक एक करके फटाफट समझाते जा रहा हूँ। 23-24 के अंदर जो है सबसे पहले क्रेडिट सेल हुई, कितने की 10 लाख की। अब देखो क्रेडिट सेल के अंदर हम सबको पता है कि जब भी क्रेडिट सेल करी जाती है इसका मतलब है कि हमें इमीडिएटली कैश नहीं मिलने वाला, अभी हमें कैश नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, कैश की जगह पर डेटर लिख देते हैं या फिर जो है कस्टमर का नाम लिख देते हैं। तो आप चाहे यहाँ पर डेटर लिख लो चाहे कस्टमर का नाम लिख लो, बात एक ही है। डेटर आपका असेट होता है, ये बात आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियोस को जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने समझा रखा है कि डेटर का मतलब क्या होता है और डेटर हमारा असेट कैसे होता है। तो डेटर हमारा असेट होता है, ये बात कंफर्म है। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट सेल है इसका पैसा क्या हमें इस साल में मिल गया, 23-24 के एंड होने तक क्या हमें क्रेडिट सेल का पैसा मिला, नहीं मिला ना। तो इसका मतलब है कि 23-24 के एंड होने पर हमारे पास 10 लाख का डेटर आ गया, हमें डेटर से 10 लाख रुपए रिसीव करने हैं जो कि हमारे अभी रिसीवेबल है, रिसीव करने बाकी हैं। तो सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल की, इससे हमारे पास आ गया डेटर जो कि हमारी बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। तो हम चलते हैं फटाफट बैलेंस शीट के अंदर अपने डेटर को लिखते हैं जो कि है 10 लाख का। तो डेटर आ गया हमारा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं कैश सेल। अब इस कैश सेल से क्या होगा, कैश सेल से हमारे पास कैश आ जाएगा और हमारे पास से गुड्स चले जाएंगे। तो कैश सेल के अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे जो है हमारी असेट या लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आए। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इनकी परचेजेस के ऊपर। ये जो क्रेडिट सेल करी है इसकी परचेज को देखो, यहाँ पर हमने टाइप 1 गुड्स को कैश में परचेज करा था, तो कैश में हमने गुड्स को परचेज करा तो कोई दिक्कत नहीं है। 23-24 के अंदर हमने 6 लाख के गुड्स परचेज करे और 6 लाख के गुड्स को 10 लाख में बेच दिया। तो टाइप 1 के कोई भी गुड्स हमारे पास बचे तो नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है जिसको हम ईयर के एंड पे दिखा सके, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं टाइप 2 के गुड्स का, तो टाइप 2 के गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज करे थे और इन गुड्स के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है, यानी इसमें से जो है कुछ गुड्स हमारे पास बच गए थे जो सेल नहीं हो पाए। तो 7 लाख के गुड्स हमने परचेज करे थे वो भी उधार में, तो ये हमारी क्रेडिट परचेज है। और देखो अगर क्रेडिट परचेज है तो इसका मतलब है कि इसका पैसा हमें पे करना है। जैसे ही हमने उधार में गुड्स परचेज करे वैसे ही हमारे सर पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि हमने जो है 7 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बोला हुआ था कि ये 7 लाख रुपए की पेमेंट जो है हमने अकाउंटिंग ईयर 23-24 के अंदर तो नहीं करी, इनकी पेमेंट करी गई है अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर। ये बात हमें क्वेश्चन ने बता रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो परचेज करी गई है इसकी पेमेंट कब हुई है, कैश पेड, इसकी पेमेंट हुई है अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर। तो हम बना रहे 23-24 की बैलेंस शीट। तो यहाँ पर 31 मार्च 24 के एंड होने तक हमारे सर पे 7 लाख की लायबिलिटी क्रिएट हो रखी थी।
जो कि हमें पे करनी थी। तो ये क्रेडिट परचेज से एक तो हमारे सर पे लाइबिलिटी आ गई, कितने की, 7 लाख की। तो अब इस लाइबिलिटी को हम किस नाम से लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर हमने क्रेडिट सेल करी थी तो उसको हमने डेटर का नाम दिया था, उसी तरीके से अगर हमने क्रेडिट परचेज करी है तो उसको हम क्रेडिटर का नाम देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास 7 लाख का क्रेडिटर आ जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी। तो 7 लाख हमारा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट होता है, ये बात हमें पता है। ईयर एंड पे हमारे पास 2 लाख के गुड्स बच गए, तो ये स्टॉक हमारा असेट हो गया जो कि नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। तो ये जाएगा हमारे एसेट साइड में। तो चलते हैं फटाफट 7 लाख की लाइबिलिटी लिखते हैं और 2 लाख का असेट लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्रेडिटर की बात करूँ तो क्रेडिटर में आ जाएगा 7 लाख, 7 लाख की लाइबिलिटी आ गई। और यहाँ पर हमारे पास असेट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2 लाख का, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, इतनी बात क्लियर हो गई, सेल और परचेज की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस फॉर द ईयर है 4 लाख, जिसमें से हमने 2,80,000 का एक्सपेंस 23-24 के अंदर पे कर दिया था। तो बैलेंस कितना एक्सपेंस बच गया था जो हमने पे नहीं करा था? तो वो था हमारा 1,20,000। तो 23-24 के अंदर हमारा टोटल एक्सपेंस ड्यू हुआ था 4 लाख का, जिसमें से हमने 2,80,000 रुपए की पेमेंट कर दी थी। तो अब बच गया हमारे पास 1,20,000 का वो एक्सपेंस जो कि ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी हमने पेड नहीं करा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कैश बेसिस के अंदर कि ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो गया है बट नॉट पेड है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने देखा था रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड इसे कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये बनता है हमारा लाइबिलिटी। सिंपल सी बात है, ऐसा खर्चा जो हमारा ड्यू हो चुका है लेकिन अभी हमने पे नहीं करा, तो वो हमारे सर पे लाइबिलिटी है, आज नहीं तो कल हमें पे करना ही करना है। तो यहाँ पर 1,20,000 का जो एक्सपेंस है जो कि ड्यू बट नॉट पेड है, वो 23-24 के एंड में 31 मार्च 24 को हमारे सर पे लाइबिलिटी है, जिसको हमें पे करना ही करना है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता भी रखा है कि ये जो 1,20,000 का एक्सपेंस है इसको हमने नेक्स्ट ईयर में पे करा था। यहाँ पर देखो 24-25 के अंदर हमने अपने 23-24 के 1,20,000 के एक्सपेंस को पे करा था। तो यहाँ पर बात 24-25 की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है 23-24 की। 31 मार्च 24 तक तो हमारा ये एक्सपेंस पे नहीं करा गया था, तो 31 मार्च 24 को हम अपने इस 1,20,000 के एक्सपेंस को लाइबिलिटी के अंदर शो करेंगे, जो कि होगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो चलते हैं लाइबिलिटी में, इसको लिखते हैं, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा 1,20,000 का। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब वापस चलते हैं, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो 23-24 के अंदर कितनी इंटरेस्ट की इनकम हमारी ड्यू हो गई थी? तो हमारे पास जो इंटरेस्ट की इनकम ड्यू हुई थी वो थी 1,50,000, लेकिन इसमें से हमें रिसीव हुआ था सिर्फ 1 लाख। यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने साफ साफ बता रखा है कि जो 50,000 की इंटरेस्ट की इनकम बच गई, ये आपको नेक्स्ट ईयर में रिसीव हुई थी। यहाँ पर देखो 24-25 के अंदर 23-24 की 50,000 की इनकम रिसीव हुई थी, तो ये बात है 24-25 की, लेकिन हम देख रहे हैं 23-24 की बैलेंस शीट। तो 31 मार्च 24 की डेट तक हमें सिर्फ 1 लाख की इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हुई थी, जबकि हमारी इनकम ड्यू हुई थी 1,50,000 की। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 50,000 की इनकम हमारी अभी भी ड्यू है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। इस 50,000 की इनकम को हम बोल सकते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई। तो जो इनकम हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई, उस इनकम को बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने आपको बताया था कैश बेसिस के अंदर वो इनकम जो आप अर्न कर चुके हो। यहाँ पर हमने देखा था रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो रेंट भी हमारी इनकम थी। तो जो इनकम आपकी अर्नड हो चुकी है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई, उसको बोलते हो आप आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर इसका एक और नाम होता है एक्रूड इनकम। तो ये जो एक्रूड इनकम होती है ये बनता है हमारा एसेट। तो ये जो 50,000 की एक्रूड इनकम, इस इनकम को डालेंगे हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि आज नहीं तो कल ये इनकम हमें रिसीव होगी होगी, और यहाँ पर बता भी रखा है कि नेक्स्ट ईयर में आपको रिसीव हो गई। तो ये 50,000 की इनकम जाएगी हमारी एसेट में, जो कि एक्रूड इनकम के नाम से लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्रूड इंटरेस्ट 50,000। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अब वापस चलते हैं, 23-24 की बात पूरी हो गई, यहाँ तक हमने सब कुछ लिख लिया। अब बच गई दो चीजें, एक बच गया हमारा 23-24 का प्रॉफिट और दूसरा बच गया हमारे पास कैश। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास 31 मार्च 24 को साल के एंड में कितना कैश बचा हुआ है, कितना कैश हमने पेड करा, कितना कैश हमें रिसीव हुआ, और साल के एंड में हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं क्रेडिट सेल की बात करूं, तो क्रेडिट सेल से क्या हमें कैश मिला था? बिल्कुल नहीं। 23-24 के अंदर हमें क्रेडिट सेल से कैश तो नहीं मिला, लेकिन कैश सेल से हमें जरूर कैश मिला था। कितना कैश मिला था? 8 लाख। तो 8 लाख का कैश हमारे पास आया था 23-24 के अंदर। अब उसमें से जो है हमने परचेज कर लिया 6 लाख के गुड्स, और 23-24 में ही उसकी पेमेंट भी कर दी। तो 8 लाख के कैश में से 6 लाख का कैश हमारे पास से चला गया। कितना कैश रह गया? 2 लाख का। 2 लाख का कैश बच गया हमारे पास। उसके बाद अगर मैं दूसरे परचेज की बात करूं, तो ये तो हमने क्रेडिट परचेज करी थी, इसकी पेमेंट तो हमने 23-24 में नहीं करी, तो इससे तो कोई कैश नहीं गया। तो अभी भी 2 लाख का कैश हमारे पास बचा हुआ है। अब देखो पहले इनकम को देख लेते हैं। तो 2 लाख के कैश में हमें इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हो गई। कितने इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हुई है? 1 लाख की। इनकम ड्यू थी 1.5 लाख की, लेकिन हमें देखना है अभी कैश। हम सिर्फ कैश बैलेंस निकाल रहे हैं कि 31 मार्च 24 को हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। तो कैश की अगर मैं बात करूं, तो 23-24 के अंदर हमें 1 लाख का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो 1 लाख का कैश हमारा बढ़ गया। टोटल हमारे पास 2 लाख का कैश बचा हुआ था, जिसमें 1 लाख का कैश और जोड़ दो, कितना कैश हो गया? 3 लाख।
अब इस 3 लाख के कैश में से हमने कुछ एक्सपेंस भी पे कर दिया। 4 लाख का एक्सपेंस ड्यू था जिसमें से हमने 2,80,000 का एक्सपेंस पे कर दिया। हमारे पास कैश बचा था 3 लाख का। 3 लाख में से अगर हम 2,80,000 का एक्सपेंस पे कर दें तो हमारे पास कितना कैश बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 20,000 का कैश। और यहाँ पर 23-24 के अंदर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं 31 मार्च 24 को हमारे पास 20,000 का कैश बचा हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं कैलकुलेशन इसकी। 31 मार्च 24 को आप देख सकते हो आपके पास 20,000 का कैश बचा हुआ है। कैसे निकाला? 8 लाख की हमारी कैश सेल थी, प्लस 1 लाख का हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, माइनस हमने कैश परचेज करी थी 6 लाख की, माइनस हमने एक्सपेंस पे करे थे 280 के, तो हमारे पास 20,000 का कैश बैलेंस आ गया। तो असेट के अंदर हमने सब कुछ लिख लिया। अब इसको टोटल करोगे 12,70,000 आ जाएगा। अब अगर बात करूं लाइबिलिटी की, तो यहाँ पर लाइबिलिटी के साथ साथ कैपिटल भी लिखी जाती है। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने आपको पहले ही भी बता रखा है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है ओनर का। मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था, ओनर जब बिजनेस को कैपिटल देता है तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल लाइबिलिटी बनती है, और बिजनेस का काम होता है उस कैपिटल से पैसा कमाना, उस कैपिटल से बिजनेस करना, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बिजनेस जो है ओनर को देगा। तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो जो है ओनर के अकाउंट में डाला जाता है। और बिजनेस के अंदर ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? बिजनेस के अंदर ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हमने जनरेट करा था, जो प्रॉफिट हमें हुआ था 23-24 के अंदर, कितने का प्रॉफिट हुआ था? 4,50,000 का। तो ये जो 4,50,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था 23-24 के अंदर, इस प्रॉफिट को हम जो है ओनर के अकाउंट में डाल देंगे, यानी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा 4,50,000। तो यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी और कैपिटल भी पूरा हो गया। अब आप इसको टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 12,70,000। तो ये हमारा मैच कर जाएगा, हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी कई बार समझा रखी है, तो समझ में आ गया। तो ये हमारी 23-24 की बैलेंस शीट हो गई। अब बात करता हूँ 24-25 की। ध्यान से सुनना, 24-25 की बैलेंस शीट को थोड़ा ध्यान से समझना। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही असेट लिखेंगे, उसके बाद लाइबिलिटी की बात करेंगे। तो अगर मैं असेट की बात करूं तो असेट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं डेटर की। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको साथ के साथ प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को भी देखना पड़ता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एसेट और लाइबिलिटी भी हमारे करंट ईयर के एसेट लाइबिलिटी में ऐड होंगे। यहाँ पर 23-24 के अंदर हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं दे रखा था, तो हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर नहीं था। लेकिन 24-25 के अंदर हमारे पास 23-24 का प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर के एसेट और लाइबिलिटी को भी देखते हुए चलना होगा। यहाँ पर अगर मैं डेटर की बात करूं तो हमारे पास 23-24 के अंदर 10 लाख का डेटर था, यानी हमें कस्टमर से 10 लाख रुपए रिसीव करने थे 23-24 में। तो यहाँ पर 24-25 में क्या हुआ? तो सबसे पहले अगर मैं उस 10 लाख के डेटर की बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ हमें बोल दिया कि 24-25 के अंदर आपको उस 10 लाख के डेटर की पेमेंट रिसीव हो चुकी है। 24-25 में यहाँ पर कैश रिसीव हो चुका था हमें 10 लाख का। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 24-25 के अंदर 31 मार्च 25 की। तो 31 मार्च 25 को हमारे पास कितनी एसेट और लाइबिलिटी बची हुई है, इसे हमें देखना है। तो 31 मार्च 25 आने से पहले पहले हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का डेटर था वो हमारा कैश में कन्वर्ट हो चुका है। जो 23-24 का हमारा 10 लाख का डेटर था वो 24-25 के अंदर कैश में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो डेटर तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर 31 मार्च 25 के अंदर वो 10 लाख का डेटर तो लिखा नहीं जाएगा 24-25 की बैलेंस शीट के अंदर, तो वो 10 लाख का डेटर की बात तो खत्म हो गई। अब अगर मैं इस साल के डेटर की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, हमने 24-25 के अंदर क्रेडिट सेल करी थी 6 लाख की। तो इस क्रेडिट सेल से भी हमारा डेटर बनेगा, कितने का डेटर बनेगा? 6 लाख का। 6 लाख रुपए हमें रिसीव करने बाकी हैं, जो कि 31 मार्च 25 तक हमें अभी रिसीव नहीं हुए। तो 31 मार्च 25 को जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे 24-25 की, तो वहां पर हम अपने डेटर में दिखाएंगे 6 लाख। 24-25 की बैलेंस शीट में 6 लाख का डेटर आ गया। अब अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक की, तो पिछले साल हमारे पास 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, जो कि 24-25 का अकाउंटिंग ईयर में सेल हो चुका है। हमने अभी बात करी थी कि 2 लाख का जो क्लोजिंग स्टॉक था 23-24 का, उसको हमने 24-25 में सेल कर दिया। तो 23-24 का क्लोजिंग स्टॉक भी 24-25 के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा क्लोजिंग स्टॉक आ गया? तो देखो 24-25 के अंदर एक नया क्लोजिंग स्टॉक बना था। तो यहाँ पर देखो 24-25 के अंदर सबसे पहले तो हमने क्रेडिट सेल करा था 6 लाख का, जो कि हमारा डेटर बना। उसके बाद हमने एक कैश सेल करी थी 12 लाख की। तो यहाँ पर इससे तो कोई एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ इससे कैश के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं परचेज की, तो 24-25 के अंदर टाइप 1 गुड्स हमने परचेज करे थे 4 लाख के। कैश परचेज थी हमारी 4 लाख की। तो 4 लाख के गुड्स हमने परचेज करे और 24-25 के अंदर ही इसको हमने 6 लाख में बेच दिया। तो हमारे पास टाइप 1 गुड्स कुछ बचा तो नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं बचा, नहीं बचा। अब अगर मैं टाइप 2 गुड्स की बात करूं, तो हमने टाइप 2 गुड्स की क्रेडिट परचेज करी थी 8 लाख की, और इस 8 लाख में से 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया। तो 24-25 के अंदर हमारे पास नया क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 3 लाख का। कोई प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ना टाइप 1 गुड्स का कोई प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक है और ना ही टाइप 2 का कोई बचा हुआ है। टाइप 2 का 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचा था, जो कि इस साल सेल हो गया, बात खत्म। तो 24-25 के अंदर टाइप 2 का नया क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 3 लाख का। तो 8 लाख के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे थे। तो अब देखो, मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्रेडिट में अगर आपने गुड्स परचेज करे तो आपके सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ये पैसा आपको आज नहीं तो कल पे करना ही करना है। तो अगर आप उधार में गुड्स परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी आ गई, आपका क्रेडिटर आ गया 8 लाख का। तो लायबिलिटी के अंदर आप 8 लाख का क्रेडिटर लिखोगे और साथ के साथ असेट के अंदर 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। तो चलते हैं फटाफट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा 8 लाख का
और साथ के साथ असेट के अंदर 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो समझ में आ गया, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब बात करते हैं एक्सपेंस की और इंटरेस्ट की। तो 24-25 के अंदर हमारे पास जो एक्सपेंस था वो था 6 लाख का, और इस साल जो है हमने पूरा का पूरा 6 लाख का एक्सपेंस पे कर दिया, तो ये तो खत्म हो गया। अब अगर मैं बात करूं 1,20,000 के प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस की, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर 23-24 की बैलेंस शीट के अंदर इस 1,20,000 के एक्सपेंस को हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लाइबिलिटी के अंदर लिखा था, और यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 24-25 के अंदर जो है हमने इस 1,20,000 के एक्सपेंस की पेमेंट कर दी। यानी जैसे ही हमने 24-25 के अंदर 1,20,000 की एक्सपेंस की पेमेंट करी, वैसे ही हमारे सर से लाइबिलिटी चली गई, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात खत्म। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है वो इस साल 24-25 की बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट हम कर चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस 1 लाख की, जो कि हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया। 24-25 के अंदर हमने 25-26 नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया। तो जब कोई एक्सपेंस को हम एडवांस में पे कर देते हैं, ड्यू होने से पहले पे कर देते हैं, तो उस एक्सपेंस को हम नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था, कैश बेसिस के अंदर हमने समझा था, वो एक्सपेंस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं उसको हम नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये हमारा एसेट बनता है, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। बाद में जब ये एक्सपेंस ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर में, तो हमें कम एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में हम अपने प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल अगर मैं 24-25 की बात करूं, यानी 31 मार्च 25 की बात करूं, तो 31 मार्च 25 को हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख का प्रीपेड एक्सपेंस दिखाएंगे, जो कि हमारा असेट बनेगा। तो चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस लिखते हैं 1 लाख। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आ जाएगा 1 लाख प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये हमारा असेट में सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट भी हमें रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है। इंटरेस्ट हमें कितना रिसीव हुआ है? 50,000 का इंटरेस्ट तो हमें प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हमने इस 50,000 के इंटरेस्ट को लिखा था एक्रूड इनकम। ये 50,000 की इनकम हमें अभी रिसीव होनी बाकी थी। 23-24 के अंदर तो एक्रूड इनकम के नाम से लिखा गया था, लेकिन 24-25 में हमें ये इनकम रिसीव हो गई। तो पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर जो एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा था वो इस साल की बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, बात खत्म। अब मैं बात करता हूँ इस साल के इंटरेस्ट की इनकम की। तो इस साल जो है मान के चल रहे हैं, हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं दे रखी कि कितना इंटरेस्ट इनकम ड्यू हुई थी, तो यही हम मान के चल रहे हैं कि जितना रिसीव हुआ होगा उतना ही ड्यू भी हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है 1.5 लाख की, तो हमने इसी को ड्यू मान लिया कि जितना ड्यू हुआ था उतना हमें सारा रिसीव हो गया। तो 24-25 के अंदर कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट वाली बात नहीं आती। लेकिन साथ के साथ देखो यहाँ पर 24-25 के अंदर जो है हमें नेक्स्ट ईयर की कुछ इनकम भी रिसीव हो गई। नेक्स्ट ईयर की यानी 25-26 की 20,000 की इंटरेस्ट इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और मैंने आपको बताया था जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाए वो इनकम आपकी लाइबिलिटी बनती है। हमने कैश बेसिस के अंदर देखा था, इनकम रिसीव इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर हमारी जो 20,000 की इनकम रिसीव हुई है एडवांस में, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में। ये हमारी लाइबिलिटी है। जब तक हम इस इनकम को अर्न नहीं कर लेते तब तक हमारी ये लाइबिलिटी साइड में शो करता रहेगा। नेक्स्ट ईयर में ये इनकम हमारी अर्न हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर हम इसको लाइबिलिटी से हटा देंगे। लेकिन अभी तो हमारे लिए ये एडवांस इनकम है। तो 24-25 के बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में 20,000 की एडवांस इनकम लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखो लाइबिलिटी साइड में हमने लिख दिया इनकम रिसीव इन एडवांस 20,000। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो अब बच गया हमारे पास दो चीजें, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट। तो सबसे पहले कैश की बात कर लेते हैं। तो देखो पिछले साल का हमारे पास 20,000 का कैश बचा हुआ है, जो कि इस साल एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पिछले साल का कैश जो है वो इस साल आ जाएगा। 23-24 का कैश हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहो तो इसको इस साल के कैश के साथ ऐड करके भी लिख सकते थे, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 20,000 कहाँ से आया है। तो अब अगर मैं बात करूँ इस साल के अंदर हमें कितना कैश रिसीव हुआ है और कितना कैश हमने पेड करा है, तो यहाँ पर आप देखो 24-25 के अंदर हमने एक क्रेडिट सेल करी थी जिससे हमें कोई भी कैश रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक कैश सेल करी थी, कितने की करी थी? 12 लाख की। तो 12 लाख का कैश आया होगा हमारे पास। और देख लेते हैं क्या किया है इस साल। जो हमने एक परचेज भी करी है जो कि हमारी कैश परचेज है, कितने की? 4 लाख की। तो 12 लाख का कैश हमारे पास बचा हुआ था, जिसमें से 4 लाख की हमने कैश परचेज कर लिया। तो 12 में से 4 लाख चले गए, कितना बच गया? 8 लाख। दूसरा हमने यहाँ पर क्रेडिट परचेज करा है, तो इससे तो कोई भी कैश नहीं जाएगा, तो अभी भी हमारे पास 8 लाख का कैश बचा हुआ है। आगे देखो 24-25 के अंदर हमने एक्सपेंस पे करा है। कितना एक्सपेंस था इस साल का, इससे कोई मतलब नहीं है, हम निकाल रहे हैं कैश बैलेंस। तो हमें ये देखना है कि हमने कितना कैश पे करा है। तो 24-25 के अंदर हमने जो एक्सपेंस पे करा है वो था हमारा टोटल 8,20,000। 6 लाख प्लस 1,20 प्लस 1 लाख, कितना हो गया? 8,20,000। तो हमारे पास 8 लाख रुपए बचा हुआ था, जिसमें से हमने 8,20,000 का एक्सपेंस पे कर दिया। तो यहाँ पर तो हमारे पास माइनस बैलेंस आ गया 20,000। तो 20,000 का माइनस में बैलेंस बचा हुआ है कैश का। आगे देखो हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, तो टोटल देखो कितना कैश रिसीव हुआ है? 50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 20,000, कितना होगा? 2,20,000। 20,000 का नेगेटिव बैलेंस था, तो उसमें आप ऐड कर दोगे 2,20,000। तो हमारे पास 2,20,000 का कैश और आ गया। तो माइनस 20,000 प्लस 2,20,000 कितना हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख का कैश बैलेंस हो गया हमारा। आगे देखते हैं हमारे पास जो है इस साल में कुछ और कैश रिसीव हुआ है। हमने पिछले साल में एक सेल करी थी, क्रेडिट सेल, कितने की थी? 10 लाख की। यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल करी थी 10 लाख की 10 अगस्त को, जिसका कैश हमें नेक्स्ट ईयर में रिसीव हुआ था 24-25 के अंदर। तो हमें देखना है कैश बैलेंस। तो यहाँ पर
24-25 में हमें 10 लाख का कैश और रिसीव हो गया, तो 2 लाख का कैश हमारे पास था, जिसमें 10 लाख और जोड़ दो, जिस टोटल हो गया 12 लाख का कैश। अब इस 12 लाख के कैश में से कुछ हमने पेमेंट भी करी है। 23-24 के अंदर हमने कुछ क्रेडिट परचेस करा था, जिसकी पेमेंट हमने इस साल 24-25 में करी है। तो कितना क्रेडिट परचेस करा था? तो यहाँ पर 23-24 में हमने 7 लाख के गुड्स क्रेडिट परचेस करे थे, जिसकी पेमेंट हमने 24-25 में करी है। तो 12 लाख का कैश बैलेंस था हमारे पास, जिसमें से 7 लाख की हमने परचेस की पेमेंट कर दी। तो 12 में से 7 लेस कर दोगे, कितना बच गया? 5 लाख। तो 5 लाख का कैश आपके पास बच गया। और कोई ट्रांजेक्शन है? नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 31 मार्च 25 को आपके पास 5 लाख का कैश बचा हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने कैश लिखा हुआ है, कितना है? 5 लाख। आप देख सकते हो 12 लाख का हमारा कैश सेल थी, 2,20,000 का हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, 4 लाख की हमने कैश परचेस करी थी, 8,20,000 का हमने एक्सपेंस पे करा था, 7 लाख जो हमने प्रीवियस ईयर की परचेस की पेमेंट करी थी, और प्लस 10 लाख रुपए प्रीवियस ईयर के क्रेडिट सेल के 10 लाख रुपए हमें इस साल रिसीव हुए थे। तो अगर आप इसको ऐड और लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख का आपका कैश बैलेंस आ गया 31 मार्च 25 को। तो हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया? आप चाहो तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, 5,20,000। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप इसको टोटल करोगे, आपका आ जाएगा 15,20,000, जो कि आपके असेट का टोटल हो गया। अब अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज रह रही थी, जो कि थी हमारा कैपिटल, यानी हमारा प्रॉफिट। पिछले साल का हमारा कैपिटल कितना था? पिछले साल का कैपिटल था हमारा 4,50,000। 23-24 का प्रॉफिट था हमारा 4,50,000। अब नेक्स्ट ईयर यानी 24-25 के अंदर हमें और प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 24-25 में हमें 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो 4,50,000 का प्रॉफिट हमें पिछले साल का था, तो इसमें हम 2.5 लाख का प्रॉफिट और ऐड कर देंगे। तो 4,50,000 प्लस 2.5 लाख कितना हो गया? 7 लाख। तो 31 मार्च 25 को, अगर मैं 31 मार्च 25 की बात करूं, तो 31 मार्च 25 को कैपिटल के अंदर प्रॉफिट पड़ा हुआ है टोटल 7 लाख। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो 24-25 के अंदर हमें लॉस हो जाता, तो हम क्या करते? तो हम इस लॉस को अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर देते। यहाँ पर 4,50,000 में से जो लॉस आता वो लेस हो जाता, तो प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाता है, लॉस हमारा लेस हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को भी आपको देखते चलना है कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी और कैपिटल को टोटल कर लेंगे, तो आ जाएगा 15,20,000। तो ये हमारा असेट और लायबिलिटी इक्वल हो गया। तो समझ में आ गई आपको बात? यहाँ पर बैलेंस शीट टैली हो गई। तो ये हमारी एक्यूरेट बेसिस के हिसाब से बैलेंस शीट भी बन गई। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर 23-24 के अंदर हमारा कैश बैलेंस कितना था? 20,000। तो ये 20,000 का कैश बैलेंस हमें क्या दिखाता है कि 31 मार्च 24 को हमारे पास 20,000 का कैश बचा हुआ है। ये जो 20,000 का कैश है, ये हमने कैसे निकाला? हमने पूरे साल की कैश रिसीव को देखा, उसमें से माइनस किया पूरे साल का कैश पेड। आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर किया था, जहां पर हमने अपने प्रॉफिट निकालने के लिए कैश रिसीव में से कैश पेड को माइनस करा था। तो ये जो कैश बेसिस के अंदर हमारा प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल में एक्यूरल बेसिस का कैश बैलेंस होता है। यहाँ पर देखो कैश बेसिस के अंदर जो हमने 23-24 का प्रॉफिट निकाला था, ये प्रॉफिट हमारा 20,000 आया था, जो कि हमारा एक्यूरल बेसिस के अंदर कैश बैलेंस है। तो कैश बेसिस का प्रॉफिट क्या होता है? कैश रिसीव माइनस कैश पेड। तो कैश बेसिस का प्रॉफिट ही हमारा एक्यूरल बेसिस के अंदर कैश बैलेंस निकल कर आता है। तो समझ में आ रही है आपको बात? उसी तरीके से अगर मैं 24-25 की बात करूं, तो 24-25 के अंदर जितना हमने कैश रिसीव करा माइनस जितना हमने कैश पेड करा, हमारा कैश बेसिस का प्रॉफिट बनता है 5 लाख। अब देखो यही प्रॉफिट हमारा एक्यूरल बेसिस के अंदर कैश बैलेंस बनेगा। अगर मैं चलूं अपने बैलेंस शीट के अंदर, तो कैश बेसिस का जो प्रॉफिट था वही हमारा एक्यूरल बेसिस के अंदर कैश बैलेंस बनता है। तो यहाँ पर 5 लाख का हमारा कैश बैलेंस हो गया। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहां से अच्छा मेथड हुआ? इसके अंदर तो ना कोई प्रीपेड एक्सपेंस आया, ना कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ आप कैश को देख रहे हो, बात खत्म हो रही है। आपने तो पूरी अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जितने भी रूल्स थे, सबको इग्नोर कर दिया। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसीलिए हमारा अच्छा मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होता, कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होता, इस तरीके की कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ कैश पेड और कैश रिसीव को देखा जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये लाइन लिखाई थी, आप देख सकते हो। कैश बेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि अंडर कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस एंड एक्रूड इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड। इस तरीके की कोई भी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी जाती। ये सारी बातें कहाँ होती हैं? ये सारी बातें होती है एक्रूअल बेसिस के अंदर। एक्रूअल बेसिस के अंदर हमने क्या सीखा था कि जो रेवेन्यू हमारे जिस साल का है, वो रेवेन्यू हमारे उसी साल में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर जैसे ही रेवेन्यू रिसीवेबल हो जाए, वैसे ही आप उसको रिकॉर्ड कर देना। उसी तरीके से हमने एक्सपेंस को देखा था कि जो एक्सपेंस आपका जिस साल का है, वो एक्सपेंस आपका उसी साल में रिकॉर्ड होगा। जैसे ही आपका एक्सपेंस पेबल हो जाए, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और दोनों को ही हम उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस अकाउंटिंग ईयर से वो रिलेट करते हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो ये जो एक्रूअल बेसिस होता है, ये हमारे अकाउंटिंग के सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसीलिए इससे जो प्रॉफिट निकल के आता है, वो प्रॉफिट ज्यादा एक्यूरेट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% एक्यूरेट होता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी उसके अपने खुद के कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस में ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट कौन निकालता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि एक्यूरल बेसिस हमारा ज्यादा अच्छा मेथड है। ये हमें ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट निकाल के देता है। यहाँ पर देखो एक्यूरल बेसिस हमें कितनी अच्छी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि जो सेल, जो परचेज आपकी जिस साल की है, वो परचेज, वो सेल आपकी उसी साल में रिकॉर्ड होगी। जबकि जो कैश बेसिस है, वो तो बहुत अजीब सी बात कह रहा है। कैश बेसिस हमें क्या कहता है कि
आपको सिर्फ कैश को देखना है। यहाँ पर देखो कितनी अजीब बात हो रही है, कैश बेसिस के अंदर हमने कैश रिसीव में टाइप 2 की सेल को रिकॉर्ड करा था, वहीं अगर मैं कैश पेड की बात करूं तो कैश पेड के अंदर हम टाइप 1 की परचेज को ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कैश को देखना है। तो देखो रिवेन्यू यानी सेल ले रहे हैं हम टाइप 2 की, जबकि जो एक्सपेंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम टाइप 1 का। ये कैसा लॉजिक हुआ, ये कैसी बात हुई? जिसका आप रिवेन्यू कंसीडर कर रहे हो उसी का तो आपको एक्सपेंस भी कंसीडर करना चाहिए ना। ऐसे कैसे हो जाएगा, रिवेन्यू देख रहे हो आप टाइप 2 का और एक्सपेंस आप ले रहे हो टाइप 1 का, तो ये तो गलत है ना। तो यही बात बोल रहा है एक्यूरेट बेसिस कि जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है, वो तो बस एक काम चलाओ मेथड है कि आपका अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो उसमें आप देख सकते हो कि आपको पूरे दिन भर कितना कैश मिला और उसमें से आपने पूरे दिन में कितना कैश पेड करा, उस हिसाब से जो बचा है उसको आप अपना प्रॉफिट मान सकते हो। तो छोटे मोटे बिजनेस के अंदर तो ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन जब बड़े बिजनेस की बात आती है तो वहां पर आपको एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करना पड़ता है। तो समझ में आ रही है बात? तो एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हमने समझ लिया। अब देखो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको देखना है कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये एग्जांपल है, आप इसको नोट कर लो। ये हमारा एग्जांपल नंबर 8 है, इसको आपको कैश बेसिस से भी करना है और एक्यूरेट बेसिस से भी करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, अकाउंटिंग ईयर हमारा कुछ भी हो, क्वेश्चन हमें कोई भी अकाउंटिंग ईयर दे हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी जनरली मैंने आपको बता रखा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ने जनवरी टू दिसंबर दे रखा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें एक अकाउंटिंग ईयर दे रखा है, यानी हमें सिर्फ एक ही साल का प्रॉफिट निकालना है। तो ये प्रॉफिट आप मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिर इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्लियर है? तो ये हमारा एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। अब देखो साथ के साथ एक और चीज समझ लेते हैं, यहाँ पर जो है एक प्रिंसिपल काम करता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल भी हमारी सेम वही बातें बोलता है जो बातें हमारा एक्यूरेट बेसिस बोलता है। आप ये बोल सकते हो कि मैचिंग प्रिंसिपल काम ही एक्यूरेट बेसिस के ऊपर करता है, एक्यूरेट बेसिस है तभी मैचिंग प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो एक्यूरेट बेसिस और मैचिंग प्रिंसिपल दोनों सेम ही बात बोलते हैं। क्या बोलता है हमें? मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्सपेंस दैट आर इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर शुड बी मैचिंग विद द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पर देखो ये मैचिंग प्रिंसिपल नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि आपका एक्सपेंस आपके रिवेन्यू से मैच करना चाहिए। लेट सपोज मान के चल रहे हैं कि आपका जो एक्सपेंस है वो 23-24 का है, तो यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि अगर आप 23-24 अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंस को ले रहे हो तो आपको इस एक्सपेंस को मैच करवाना है 23-24 के अकाउंटिंग ईयर के रिवेन्यू से। यानी अगर आप एक्सपेंस 23-24 के अकाउंटिंग ईयर का ले रहे हो तो आप रिवेन्यू भी 23-24 के अकाउंटिंग ईयर का ही लोगे। जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रिवेन्यू भी करंट ईयर का होना चाहिए और आपका एक्सपेंस भी करंट ईयर का होना चाहिए। तो यही सेम बात अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एक्यूरेट बेसिस के अंदर कि जो रेवेन्यू जिस साल का है वो उसी साल में रिकॉर्ड होगा, तो उसी तरीके से जो एक्सपेंस जिस साल का है वो एक्सपेंस भी उसी साल में रिकॉर्ड होगा। या इसी को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर वेदर और नॉट पेड। तो यहाँ पर हमें कैश पेड को तो देखना नहीं है, तो चाहे एक्सपेंस पेड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है कि आपका जो एक्सपेंस है, लेट सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 23-24 का अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस, तो बोला है कि 23-24 के अकाउंटिंग ईयर का जो आपका एक्सपेंस है और 23-24 के अकाउंटिंग ईयर का जो आपका रिवेन्यू है उसको आपको कंसीडर करना है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो जिस साल का आपका एक्सपेंस होगा उसी साल का आपका रिवेन्यू होगा। सिंपल सी यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। एक्यूरेट बेसिस के अंदर भी वही बोला था और मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर भी वही बोला जा रहा है। तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल भी हो गया। तो क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर हम कुछ कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। थ्योरी क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो कैश बेसिस के अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं